नमस्कार साथियों, बेस्ट जी के चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 8 से 14 मार्च 2021 के रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर का रिव्यू और इसके माध्यम से चर्चा करेंगे तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यापार और राज्यों से जुड़े घटनाक्रम पर। साथ ही में जो क्वेश्चन पेपर इसमें दिए गए हैं उनको भी लाइव सॉल्व करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यह जो वीडियो है आपकी MPPSC, MP पुलिस, IAS, IPS, बैंक, रेलवे सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और रोजगार निर्माण पेपर जो है यह सरकारी न्यूज़पेपर है, इसलिए विश्वसनीय भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पिछले सप्ताह का महत्वपूर्ण घटनाक्रम। प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन किया 27 फरवरी को। कर्नाटक के चन्नपटना, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और राजस्थान के जयपुर के खिलौना निर्माताओं से प्रधानमंत्री ने बात की। 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक इस मेले का आयोजन किया गया है। किस मेले का? खिलौना मेले का। भारत और बांग्लादेश के बीच 19वें गृह सचिव स्तर की वार्ता हुई। मुजीब वर्ष तथा बांग्लादेश मुक्ति युद्ध और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष की पृष्ठभूमि में वर्चुअल रूप से इसका आयोजन किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला ने। अधिकारियों मंत्रियों के नाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खासतौर पर सचिव स्तर के अधिकारी। इनमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम होते हैं गृह सचिव, वित्त सचिव, इन सभी के। तो दोनों देशों के बीच में जो बातचीत हुई है, सुरक्षा और सीमा संबंधी मुद्दों पर बातचीत हुई है। आतंकवाद और उग्रवाद के खतरे को प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए भी कार्रवाई की सराहना की गई। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना, याद रखिएगा। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। परीक्षाओं में प्रश्न बनता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर साइंस कम्युनिकेटर और महिला वैज्ञानिकों को पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बजट में 30% की वृद्धि की गई है, जो देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर संसाधनों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि विश्व ने देखा है कि कैसे भारतीय S&T सिस्टम कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए संकट में भी बढ़ा है। हालांकि जागरूकता और स्वास्थ्य की तैयारी कोविड-19 के बाद और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आरंभ 22 अनिवार्य वस्तुओं की मूल्य निगरानी के लिए मोबाइल ऐप ने देश भर में 127 स्थानों से खुदरा और थोक मूल्यों के बारे में प्रभावी वास्तविक समय सूचना उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है। मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों द्वारा दैनिक मूल्यों की रिपोर्टिंग के लिए मूल्य डाटा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने 1 जनवरी 2021 को एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। उपभोक्ता मामले विभाग 22 अनिवार्य वस्तुओं जैसे कि चावल, गेहूं का आटा, चना दाल, अरहर दाल, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, चीनी, दूध, मूंगफली का तेल, सरसों तेल, वनस्पति सोया तेल, सूरजमुखी तेल, पाम ऑयल, गुड़, चाय, नमक, आलू, प्याज और टमाटर के मूल्य की निगरानी करता है। मतलब ऐसी चीज़ें जो कि डेली हमारे यूज़ में आती है, तो इसके लिए ऐप लॉन्च कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में आयोजित तीसरा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव संपन्न हुआ। तीसरा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ? मुर्शिदाबाद में। और मुर्शिदाबाद कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ की राजधानी क्या है? कोलकाता। इसका जो आयोजन हुआ है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है। संस्कृति मंत्रालय का अग्रणी त्योहार राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 7 क्षेत्रीय संस्कृति केंद्रों की भागीदारी के साथ 2015 से आयोजित किया जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य के साथ इस महोत्सव में लोक तथा जनजाति कला, नृत्य, संगीत, व्यंजन तथा एक दूसरे राज्य की संस्कृति दिखाई जाती है। नवंबर 2015 के बाद राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव दिल्ली, वाराणसी, बेंगलुरु, तयांग, गुजरात, कर्नाटक, टिहरी तथा मध्य प्रदेश में आयोजित किए गए हैं। कोविड-19 टीकाकरण का अगला चरण शुरू हुआ है 1 मार्च से। इस चरण में 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और 45 साल वर्ष और इससे अधिक आयु के बीमार व्यक्तियों को कोविड के टीके लगाए जा रहे हैं। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि 60 साल से अधिक
और 45 साल से अधिक वे व्यक्ति जो कि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो, उनको ये टीके लग रहे हैं और इसके लिए पंजीयन जरूरी है, बिना पंजीयन के नहीं लगाए जा रहे हैं। भारत में देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। दोनों तारीख याद रखिएगा। देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू हुआ 16 जनवरी 2021 को। उस समय के बाद में फ्रंटलाइन कर्मियों का टीकाकरण 2 फरवरी 2021 से शुरू हुआ। दूसरे चरण के पहले दिन 25 लाख संभावित लाभार्थियों ने कोविन पोर्टल पर पंजीयन कराया है। तो कोविन पोर्टल इसके लिए लॉन्च किया गया है। टीका यदि आप लगवाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसमें से 24.5 लाख नागरिक है और बकाया लोग स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन कर्मी है जिनको अभी तक टीका लग चुका है। 90% से ज़्यादा लोगों को टीका लग चुका है। केवल 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पंजीयन करवाया है और इनको टीका लगना बाकी है। भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण LPAI ने नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय पर अपना नवा स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर LPAI के अध्यक्ष श्री आदित्य मिश्रा ने LPAI द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं और नई पहलों को भी रेखांकित किया। तो इनका नाम याद रख सकते हैं। LPAI के अध्यक्ष श्री आदित्य मिश्रा, हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इस आयोजन को बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त श्री विक्रम कुमार दुरईस्वामी और एशियाई विकास बैंक के अधिकारियों द्वारा वर्चुअली संबोधित किया गया। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल माध्यम से नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आयोजित हुआ है नई दिल्ली में और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसमें शुभारंभ किया। इसकी थीम थी बायो साइंसेज टू बायो इकोनॉमी। यह इसकी टैगलाइन थी, बायो साइंसेज टू बायो इकोनॉमी। इसके साथ ही ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, ये दो इसकी टैगलाइन थी, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। यह कार्यक्रम जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से अपने लोक उद्यमों और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के साथ उद्योग संगठन, भारतीय उद्योग परिसंघ, एसोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एंटरप्राइजेज और इन्वेस्ट इंडिया की साझेदारी में सह आयोजित किया गया था। तो बहुत सारी संस्थाओं ने इसमें भाग लिया था, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण हो जाता है। मां बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास परियोजना की आधारशिला रखी गई 2 मार्च को। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वर्चुअल माध्यम से छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास परियोजना की आधारशिला रखी है। सभी मंत्रियों के नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। यह जो परियोजना है पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत की गई है। तो प्रसाद योजना जो है धार्मिक पर्यटन को विकसित करने के लिए है। इस अवसर पर श्री पटेल ने कहा कि इस परियोजना में तीर्थ यात्रा गतिविधि केंद्र में तीर्थ यात्रा के बुनियादी ढांचे के विकास कार्य के साथ श्रीयंत्र के आकार की प्रतिष्ठित इमारत, सीढ़ियों का निर्माण, शेड, पैदल मार्ग, आसपास के इलाके की रोशनी व्यवस्था, झील का किनारा, अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के साथ पार्किंग स्थल का विकास और मां बमलेश्वरी देवी मंदिर और प्रज्ञागिरी में तीर्थ यात्रा के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य शामिल है। प्रश्न यहाँ से यह बन सकता है कि मां बमलेश्वरी देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में यह स्थित है। वाणिज्य और उद्योग, रेलवे, उपभोक्ता मामले और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत खिलौना मेला 2021 के समापन समारोह में कहा कि खिलौने भारत की गुणवत्ता, विशिष्टता, नवाचार, पर्यावरण अनुकूलता और भारतीय खिलौनों के प्रति रोमांच को प्रदर्शित करने के प्रतीक बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के एक हिस्से के रूप में इस अभियान की शुरुआत की, जिससे खिलौनों की वास्तविक क्षमता को समझा और भारत में खिलौनों को लेकर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जा सके। इसके लिए इन मेलों का आयोजन किया जा रहा है। अटल नवाचार मिशन AIM ने भारत में डीप टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए मैथमेटिकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विकसित करने वाले नेटवर्क्स के साथ सहभागिता की है। इस सहभागिता के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन द्वारा सहयोग प्राप्त स्टार्टअप्स को मैथवर्क्स टूल, मैटलैब और सिमुलिंक सहित इंजीनियरिंग सहायता, ऑनलाइन प्रशिक्षण, मैटलैब कम्युनिटी तक पहुंच और इसकी घरेलू तथा वैश्विक स्तर पर पहुंच के माध्यम से अपने स्टार्टअप उत्पादों के बारे में जागरूकता फैलाने का अवसर मिलेगा।
इसका उद्देश्य प्रारंभिक चरण की इन कंपनियों में नवाचार को बढ़ावा देना और उत्पाद विकास में तेजी लाना है। 3 मार्च को क्या हुआ, रेलवे ने स्टेशनों पर बने विश्राम गृहों को खोलने की अनुमति दे दी है, जो कि IRCTC द्वारा चलाए जा रहे हैं। IRCTC का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 में ओडिशा में निवेश के अवसर सत्र को संबोधित किया और कहा कि ओडिशा का समृद्ध तट समुद्री व्यापार का केंद्र बनने जा रहा है। उन्होंने सभी संभावित निवेशकों को यह आश्वासन भी दिया कि केंद्र और राज्य सरकारें ओडिशा का एक आकर्षक निवेश के लिए अनुकूल जगह बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है। भारत और नॉर्वे ने अगले 5 वर्षों के लिए समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में संयुक्त रूप से काम करने के लिए सहमति जताई है। दोनों देशों द्वारा एक योजना तैयार की गई है ताकि ऊर्जा, परिवहन, मत्स्य पालन, जलीय कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां कुशल, सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से संचालित की जा सके। परियोजना के लिए पायलट स्थलों के रूप में लक्षद्वीप और पुदुचेरी की पहचान की गई है। तो याद रखिएगा, भारत और नॉर्वे के बीच में समझौता हुआ है, समुद्री स्थानिक योजना के क्षेत्र में सहमति बनी है और इसके लिए लक्षद्वीप और पुदुचेरी इन क्षेत्रों की पहचान की गई है। लाल चावल की पहली खेप अमेरिका के लिए रवाना। भारत की चावल निर्यात क्षमता को बढ़ावा देने के लिए लाल चावल की पहली खेप को संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA के लिए रवाना कर दिया गया है। आयरन से भरपूर होता है लाल चावल। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में किसी भी रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल के बिना यह उगाया जाता है। तो लाल चावल किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, असम में प्रसिद्ध है और असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में यह पैदा होता है। चावल की इस किस्म को बाओ धान कहा जाता है, जो कि असमिया भोजन का एक अभिन्न अंग है। बाओ धान यानी कि लाल चावल। लाल चावल का निर्यात प्रमुख चावल निर्यातक LT फ्रूट्स द्वारा किया जा रहा है। निर्यात किए गए लाल चावल की इस खेप को एपीडा के अध्यक्ष डॉक्टर M अंगुमुथु ने हरियाणा के सोनीपत से अमेरिका के लिए रवाना किया। एपीडा के अध्यक्ष का नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, डॉक्टर M अंगमुथु। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने CSIR फूलों की खेती अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने CSIR की प्रत्येक प्रयोगशाला में उपलब्ध भूमि में इसका एक मॉडल विकसित करने का वैज्ञानिकों से आह्वान किया है। गौरतलब है कि CSIR फूलों की खेती अभियान को हाल ही में भारत के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की मंजूरी मिल गई है। इसके लिए CSIR के संस्थानों में उपलब्ध जानकारियों का उपयोग किया जाएगा और इसके जरिए देश के किसानों और उद्योगों को निर्यात की जरूरतों को पूरा करने में मदद की जाएगी। 5 मार्च को व्हाट्सएप ने शुरू की है लैपटॉप डेस्कटॉप पर कॉलिंग की सुविधा। तो सोशल मीडिया मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने लैपटॉप और डेस्कटॉप पर वॉइस और वीडियो कॉल की सुविधा अब शुरू कर दी है। यह सुविधा शुरू होने से यूजर्स अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के जरिए कॉल कर सकेंगे व्हाट्सएप के जरिए। व्हाट्सएप ने कहा कि वॉइस और वीडियो कॉल एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, यानी कि सुरक्षित है। देश भर में अब तक 1,80,00,000 से ज़्यादा, लगभग 1,80,05,503 लोगों को कोविड-19 टीके की खुराक दी जा चुकी है। इसमें स्वास्थ्यकर्मी है 68,53,083 पहली खुराक जिनको दी गई, 31,41,41,371 जिनको दूसरी खुराक दे दी गई, 60,90,931 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता जिनको पहली खुराक दी गई और 67,297 अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता जिनको दूसरी खुराक के साथ साथ विशिष्ट बीमारियों से ग्रस्त 45 साल से अधिक उम्र के 2,35,901 लाभार्थी जिनको पहली खुराक दी गई और 60 साल से अधिक उम्र के 16,16,920 लाभार्थी जिनको टीके लगाए गए। संपादकीय पहले ही हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, मध्य प्रदेश के उसमें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। महिला अपराध को रोकने में महिला अध्ययन की भूमिका पर यह आलेख है। शासकीय नौकरियों में भी अवसर है। वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस आलेख को चाहे तो पढ़ सकते हैं। इस पेपर का PDF भी आपको मिल जाएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा है उसकी लिंक भी वहाँ पर दी गई है, वहाँ से भी आपको यह पेपर डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये जो नौकरियों की जानकारी है,
पहले ही हम देख चुके हैं, आरबीआई में जो भर्ती खुली है और अन्य नौकरियों की जानकारी भी हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं और मध्य प्रदेश की खबरें भी उसमें हम कवर कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने 20 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की है 400 करोड़ रुपए। किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण खबर है। वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। अब हम देखेंगे चर्चा में, ये वाला जो पेज होता है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिहाज से। तो चलिए देखते हैं। सलेहा जबीन अमेरिका की सेना में चैपलिन बनी है। भारतवंशी है सलेहा जबीन। भारत में जन्मी मुस्लिम महिला सलेहा जबीन को अमेरिका की सेना में चैपलिन यानी कि धार्मिक मामलों में सलाह देने वाला बनाया गया है। किसी भारतवंशी को यह पहली बार जिम्मेदारी दी गई है। सलेहा एयरफोर्स चैपलिन कोर्स में स्नातक है। सलेहा ने कहा कि लोगों ने एक महिला धार्मिक नेता और अप्रवासी के रूप में मेरा सम्मान किया। उन्होंने कहा कि सेना किसी के लिए भी सेवा का क्षेत्र हो सकती है। वियतनाम बना रहा है डिफेंस आइलैंड। वियतनाम दक्षिण चीन सागर में अपना डिफेंस आइलैंड बना रहा है जो कि 70 एकड़ में फैला है। वाशिंगटन बेस्ड अमेरिकी थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार इस आइलैंड को बनाने का काम 2019 में शुरू किया गया। 50% काम पूरा हो चुका है। वियतनाम यहाँ अपनी सेना का बेस बनाएगा ताकि समय आने पर दुश्मन को जवाब दे सके। कनाडा में बर्फ की सबसे बड़ी भूल भुलैया बनी। कनाडा में बर्फ की सबसे बड़ी भूल भुलैया बन गई है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। यह करीब 57,600 फीट में बनी है। 10 लोगों की टीम ने इसे 6 सप्ताह में बनाया। आयोजकों के अनुसार इसे बनाने में 300 ट्रक के बराबर 4,200 टन बर्फ का इस्तेमाल किया गया। डाल पिरामिड जापान में बेटियों के लिए तैयार किया गया है। डाल पिरामिड गुड़ियों के द्वारा यह पिरामिड बनाया गया है। इसमें ढेर सारी गुड़ियों को पिरोया गया है। गुड़ियों को बेटियों का प्रतीक का दर्जा दिया गया है। बेटियों के सम्मान में यह मनाया गया है। 3 मार्च को जापान में क्या होता है, गर्ल्स डे मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में इसे तैयार किया गया। 31 पायदानों वाला पिरामिड 7 मीटर ऊंचा है। वीज बैंक आर्कटिक सर्कल के पास तैयार हो गया है। वीज बैंक दुनिया भर में किसी भी तरह की आपदा आने पर बीजों को सुरक्षित करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बीज बैंक आर्कटिक सर्कल के पास नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीच स्वालबर्ड नाम से बनाया गया है। तो इस बीज बैंक का नाम है स्वालबर्ड और आर्कटिक सर्कल के पास में इसे तैयार किया गया है बीजों को सुरक्षित करने के लिए, सीड्स को सुरक्षित करने के लिए। यह दुनिया का सबसे बड़ा बीज भंडार है। यहाँ दुनिया के लगभग हर देश के कुल 10,74,000 से ज़्यादा बीज सुरक्षित रखे हुए हैं। -18 डिग्री तापमान और ज़मीन से 430 फुट नीचे बना है यह डीप फ्रीजर बड़ी से बड़ी आपदा यहाँ तक कि न्यूक्लियर हमला झेलने में भी सक्षम है। स्विट्जरलैंड गुलहोनमैन द्वीप खुल गया है। स्विट्जरलैंड में करीब 900 की आबादी वाला यह आइलैंड जिसका नाम है गुलहोनमैन इस हफ्ते खुल गया है। यह बर्फबारी के कारण पिछले 1.5 माह से बंद था। द्वीप करीब 300 मीटर लंबे ब्रिज के जरिए एक दूसरे द्वीप से जुड़ा है। इस आइलैंड का करीब 200 घर है। इनमें से ज़्यादातर पर्यटकों को किराए पर दिए जाते हैं। गुलहोनमैन की खासियत यह है कि यहाँ एक भी व्हीकल नहीं है, लेकिन हर परिवार के पास अपना स्टीमर या फिर छोटी बोट है। वॉकिंग कार हुंडई ने बनाई है। वॉकिंग कार दक्षिण कोरिया की कार निर्माता कंपनी है हुंडई। तो याद रखिएगा, देखिए ये नामी कंपनियां है दक्षिण कोरिया की, एक तो सैमसंग और दूसरी हो गई हुंडई। हुंडई ने फिल्म ट्रांसफॉर्मर जैसी कॉन्सेप्ट कार तैयार की है। यह ऊबड़ खाबड़ इलाकों में इंसानों की तरह चलकर पहुंच सकेगी। आपदा के समय यह जरूरी चीज़ें पहुंचा सकेगी। माना जा रहा है कि यह मंगल की सतह के लिए भी मुफीद होगी। अभी इसके ट्रायल सफल रहे हैं। तेत्सुशी साकोमोटो जापान में मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस बने हैं। तो जापान जो है इसने अकेलेपन से निपटने के लिए एक मंत्रालय बना दिया है। प्रधानमंत्री है यहाँ के योशिहिदे सुगा। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा। इन्होंने अपने कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस की नियुक्ति की है। उन्होंने तेत्सुशी साकामोटो को मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस बनाया है। उनके मंत्रालय का काम नागरिकों में तनाव की स्थिति को दूर करना है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट ये नहीं है
कि किसे मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस बनाया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि किस देश ने अकेलेपन से निपटने के लिए मंत्रालय का गठन किया है, तो ये देश है जापान। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिदे सुगा। ज्ञात रहे कि 2020 में जापान में 20,919 लोगों ने जान दी थी। माना जा रहा है कि जापान में पिछले 11 सालों में आत्महत्या की दर में तेजी से इजाफा हुआ है। येलो पेंगुइन दक्षिण जॉर्जिया में नजर आया है। येलो पेंगुइन। सोनम वांगचुक जवानों के लिए इन्होंने सोलर मिलिट्री टेंट बनाया है। नवाचारों के लिए मशहूर है सोनम वांगचुक। इन्होंने सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट तैयार किया है जो -15 डिग्री सर्दी में भी जवानों को गर्माहट देने में सक्षम होगा। उन्होंने बताया कि इस टेंट की खासियत है कि यह सौर ऊर्जा से काम करता है। ज्ञात रहे कि बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स में सोनम वांगचुक पर आधारित किरदार रखा गया था जो कि आमिर खान ने निभाया था। जैस्मिन हैरिसन अकेले ही अटलांटिक इन्होंने पार किया है। ब्रिटेन की 21 वर्षीय जैस्मिन हैरिसन ने नाव के द्वारा इन्होंने यह कारनामा किया है। अटलांटिक महासागर इन्होंने पार कर लिया है। ऐसा करने वाली ये सबसे युवा महिला है। देख सकते हैं आप इनको। वे पेशे से पार्ट टाइम स्विमिंग टीचर है। पिछले साल दिसंबर में जैस्मिन ने 4,828 किलोमीटर की इस यात्रा की शुरुआत की थी। इसे पूरा करने में उन्हें कुल 70 दिन 3 घंटे और 48 मिनट लगे। विदिशा भट्टाचार्य अमेरिका में कृषि विभाग में इनको अहम पद मिला है। अमेरिका में राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, जो बाइडेन। जो बाइडेन प्रशासन ने ग्रामीण भारत में सौर ऊर्जा समाधान के क्षेत्र में 3 साल काम कर चुकी जलवायु और ऊर्जा विशेषज्ञ भारतवंशी अमेरिकी विदिशा भट्टाचार्य को कृषि विभाग में अहम पद पर नियुक्त किया गया है। तो भारत कृषि प्रधान देश है और विदेश में भी कृषि के क्षेत्र में साख जमाई है विदिशा भट्टाचार्य ने। भट्टाचार्य को कृषि सेवा एजेंसी FSA में वरिष्ठ नीति सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। इससे पहले वह सेंटर फॉर अमेरिका प्रोग्रेस में जलवायु और ऊर्जा नीति की निदेशक थी। साथियों, अमेरिका जो इतना ऊंचाई पर आज है, इसका एक कारण ये भी है कि वह दुनिया का जो बेहतरीन टैलेंट है उसको अपने यहाँ पर जगह देता है। आनंद कुमार कनाडा की संसद में सुपर 30 की हुई प्रशंसा। कनाडा की संसद में भारत के सुपर 30 के संस्थापक और शिक्षक आनंद कुमार की सराहना की गई। सांसद मार्क डल्टन ने सराहना करते हुए उनके काम को शिक्षा का सफल मॉडल बताया। उन्होंने कहा कि आनंद कुमार का शिक्षा के लिए बनाया सफल मॉडल दुनिया भर में सराहा गया है। मार्क ब्रिटिश कोलंबिया के मेपल रिज व पिट्स मेडोज से सांसद हैं। तो बेसिकली आपको याद रखना है, आनंद कुमार जो है ये सुपर 30 के संस्थापक हैं और विदेशों में भी प्रशंसा पा रहे हैं। स्टेट ऑफ टेरर हिलेरी क्लिंटन का उपन्यास है जो कि अक्टूबर में प्रकाशित होगा। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी है हिलेरी क्लिंटन और उनकी दोस्त लुइस पेनी। इन दोनों ने मिलकर रोमांचक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है स्टेट ऑफ टेरर। 12 अक्टूबर को यह प्रकाशित होगा। यह पुस्तक पेन मैकमिलन इंडिया द्वारा प्रकाशित की जा रही है। तो पुस्तक का जो प्रकाशक है वह भारतीय है। हिलेरी ने कहा कि पेनी के साथ थ्रिलर लिखना एक सपना था जो हकीकत में तब्दील हो गया। पेन मैकमिलन इंडिया के द्वारा प्रकाशित पुस्तक है स्टेट ऑफ टेरर जो कि हिलेरी क्लिंटन के साथ लिखी है उनकी दोस्त लुइस पेनी ने। रोमांचक उपन्यास ये है। किरण आहूजा अमेरिका में कार्मिक प्रमुख के लिए नामित किए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की वकील और कार्यकर्ता किरण आहूजा को कार्मिक प्रबंधन कार्यालय की प्रमुख के तौर पर नामित किया है। कार्मिक प्रबंधन कार्यालय अमेरिका के 20 लाख से अधिक सिविल सेवा अधिकारियों के प्रबंधन का काम देखता है। सोचिए, सिविल सेवा के जो 20 लाख से अधिक अधिकारी है, अब उस संस्था का जो मैनेजमेंट करेगी वह करेगी किरण आहूजा जो कि भारतीय मूल की है और अमेरिकी प्रशासन ने इनको कार्मिक प्रमुख के लिए नियुक्त किया है। किरण ने 2015 से 17 तक कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के निदेशक के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम किया था। डिजिटल यूनिवर्सिटी तिरुवनंतपुरम के पास मंगलापुरम में शुरू हुई है डिजिटल यूनिवर्सिटी। केरल के तिरुवनंतपुरम के पास
मंगलापुरम में देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन पिछले दिनों हुआ। तो याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है कि देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कौन सी है, कहाँ शुरू हुई है। तो ये शुरू हुई है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। डिजिटल विज्ञान नवाचार और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय केरल में उत्कृष्ट शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम है डिजिटल विज्ञान नवाचार और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। माना जा रहा है कि राज्य द्वारा नई प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने और जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए इस डिजिटल यूनिवर्सिटी का उपयोग किया जाएगा, ताकि छात्रों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े। सिलेंडर लॉक, रुकेगी गैस की चोरी। इंजीनियरिंग के छात्रों ने एंटी थेफ्ट एलपीजी स्मार्ट लॉक तैयार किया है। सिलेंडर पर लगाने के बाद उपभोक्ता ही इसे खोल पाएंगे। इस लॉक की कीमत होगी 200 रुपये। इससे गैस चोरी रुक जाएगी। स्मार्ट लॉक तैयार करने वाले विद्यार्थी नितिन श्रीवास्तव और ये सभी हैं। ओटीपी के जरिए ही इसको खोला जा सकेगा। गैस फिलिंग स्टेशन में सिलेंडर पर बारकोड के साथ यह लॉक लगाकर ओटीपी के जरिए ही खोला जा सकेगा। एपी श्रीवास्तव ये बन गए हैं रेरा के चेयरमैन। आईएएस एपी श्रीवास्तव मध्य प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण रेरा के नए चेयरमैन बन गए हैं। 1984 बैच के आईएएस एपी श्रीवास्तव की नियुक्ति के आदेश जारी हो गए हैं। उनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए हुई है। श्रीवास्तव वर्तमान में प्रशासन अकादमी भोपाल में महानिदेशक है। वे इस समय मध्य प्रदेश कैडर के सबसे सीनियर आईएएस अफसर हैं। एपी श्रीवास्तव ये होंगे रेरा के चेयरमैन। रेरा मतलब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तमिल साई 20 टॉप ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस की सूची में शामिल हो गई है। पुदुचेरी की उपराज्यपाल हैं तमिल साई सुंदरराजन। याद रखिएगा, ये 20 टॉप 20 ग्लोबल वीमेन ऑफ एक्सीलेंस की सूची में शामिल हो गई है तमिल साई सुंदरराजन, जो कि पुदुचेरी की राज्यपाल है। समाज में किए गए योगदान के लिए इनको इस सूची में शामिल किया गया है ग्लोबल ह्यूमन ऑफ एक्सीलेंस 2021 की सूची में। अमेरिकी सांसद डेनिके डेविस, जो मल्टी एडवाइजरी टास्क फोर्स से भी जुड़े हैं, उन्होंने इनके नाम की घोषणा की। इस सूची में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जैसी हस्ती का नाम भी शामिल है। राजनिवास से मीडिया को जारी वक्तव्य के मुताबिक पुरस्कार विजेताओं को इलिनॉइस में होने वाले 9वें वार्षिक कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में सम्मानित किया जाएगा। अंजलि भारद्वाज भ्रष्टाचार रोधी पुरस्कार के लिए नामित हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के सामाजिक कार्यकर्ता 48 वर्षीय अंजलि भारद्वाज का चयन अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड के लिए किया है। भारद्वाज ने भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है। तो आरटीआई एक्टिविस्ट है अंजलि भारद्वाज, जिनको अमेरिका ने भ्रष्टाचार रोधी पुरस्कार के लिए चुना है। स्मृति शेष अमेरिका के लोकप्रिय रेडियो प्रेजेंटेटर रश लिम्बॉक का हाल ही में निधन हो गया। 70 साल के थे, कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने अपने व्यंग्यात्मक कार्यक्रम द रश लिम्बो शो के जरिए लोकप्रियता बटोरी थी। उन्हें 2020 में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। 8 से 14 मार्च 2021 का रोजगार निर्माण न्यूज़पेपर का जो लेटेस्ट अंक है, इसके माध्यम से अब हम देखेंगे इस सप्ताह की खेल चर्चा। चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति के अध्यक्ष बन गई है एमसी मेरीकॉम। याद रखिएगा, दुनिया भर में लोकप्रिय 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज है एमसी मेरीकॉम। इनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मेरीकॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष का नाम भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? उमर क्रेमलेव। इन्होंने इस बात की जानकारी दी है। रोहित और अश्विन की रैंकिंग में हुआ सुधार। आईसीसी ने हाल ही में ताज़ा टेस्ट रैंकिंग जारी की है। बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारतीय ओपनर रोहित शर्मा 6 स्थान की छलांग लगाकर 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। यह उनके टेस्ट करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग है। वहीं न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन इस लिस्ट में पहले स्थान पर बरकरार है। गेंदबाजी रैंकिंग की बात करें तो ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 4 स्थान की छलांग लगाकर 3रे स्थान पर पहुंच गए हैं। इस समय ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस गेंदबाजी रैंकिंग में सबसे ऊपर चल रहे हैं। टेस्ट मैच में लगातार बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं। अक्षर पटेल की रैंकिंग भी सुधरी है।
वे 30 स्थान की छलांग लगाकर 38वें स्थान पर आ गए हैं। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, याद रखिएगा। इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? विराट कोहली। इंस्टाग्राम पर उनके 10 करोड़ फॉलोअर्स पूरे हो गए हैं। वे इस फहरिस्त में जुड़ने वाले दुनिया के 5वें खिलाड़ी हैं। इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के, 26.7 करोड़ इनके फॉलोअर हैं। वही रेसलर और एक्टर ड्वेन जॉनसन के 22 करोड़ फॉलोअर हैं, जबकि फुटबॉलर लियोनेल मेसी इनके 18.7 करोड़ फॉलोअर हैं, जबकि नेमार के 14.7 करोड़ फॉलोअर हैं। तो पहले नंबर पर है सबसे ज़्यादा फॉलोअर के मामले में क्रिस्टियानो रोनाल्डो इंस्टाग्राम पर। अर्जेंटीना ओपन टेनिस टूर्नामेंट की बात करें तो सुमित नागल जो कि भारतीय है, इन्होंने एटीपी करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने अर्जेंटीना ओपन एटीपी 250 टूर्नामेंट में दूसरी वरीयता प्राप्त चिली के क्रिस्टियन गारिन को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से हराया। गारिन विश्व रैंकिंग में 22वें स्थान पर है। सुमित ने पहली बार किसी टूर्नामेंट में वर्ल्ड रैंकिंग के किसी टॉप 50 खिलाड़ी को हराया है। सुमित ने इस जीत के साथ ही टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। एटीपी टूर स्तर पर नागल पहली बार क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे हैं। सुमित नागल की विश्व रैंकिंग में 150वीं वरीयता है। रैंकिंग में टॉप रहने पर फेडरर की बराबरी पर पहुंच गए हैं नोवाक जोकोविच। साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतने वाले सर्बिया के पुरुष टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है। यह बराबरी ग्रैंड रैंकिंग में सबसे ज़्यादा सप्ताह तक नंबर 1 बने रहने के मामले में की है। 8 मार्च को आगे निकल सकते हैं नोवाक जोकोविच। जोकोविच पिछले साल 3 फरवरी को एटीपी रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे थे और तब से वह नंबर 1 पर बने हुए हैं। इससे पहले जोकोविच जुलाई 2014 से नवंबर 2016 तक नंबर 1 रहे थे। ऑल टाइम नंबर 1 रैंकिंग में कुल हफ्ते टॉप पर रहने वाले खिलाड़ियों में जोकोविच और फेडरर टॉप पर है। उनके बाद सैम्प्रास लैंडल और कोनोर्स का नंबर आता है। लगातार सबसे लंबे समय यानी कि सबसे ज़्यादा हफ्तों तक रैंकिंग में शीर्ष पर रहने के मामले में रोजर फेडरर टॉप पर है। 237 सप्ताह तक ये टॉप पर रहे। श्रीलंका वेस्ट इंडीज T20 मैच की बात करें तो 6 गेंद में छक्के लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं पोलार्ड। श्रीलंका के अकीला धनंजय ने इस मैच में हैट्रिक ली। एंटीगुआ में यह मैच हुआ था। T20 में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 छक्के लगाने वाले दूसरे बैट्समैन बन गए हैं पोलार्ड। पोलार्ड को चुना गया मैन ऑफ द मैच। मैच में धनंजय के 7 गेंदों में लगातार 7 छक्के लगे। गिब्स और युवराज के 6 क्लब में शामिल हुए पोलार्ड। इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 गेंद पर 6 छक्के लगाने की उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका के हर्षल गिब्स और भारत के युवराज सिंह भी कर चुके हैं। अब इस क्लब में पोलार्ड का नाम भी शामिल हो गया है। हर्षल गिब्स ने 2007 वनडे वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ 1 ओवर में 6 सिक्स लगाए थे। वही 2007 में ही दूसरी उपलब्धि युवराज सिंह ने हासिल की थी। युवराज ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में 6 छक्के लगाए थे। युवराज सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि क्लब में स्वागत है पोलार्ड। भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को 6-1 से हराया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लगभग 1 साल बाद जीत के साथ वापसी की है। यूरोप टूर में गई भारतीय टीम ने जर्मनी के खिलाफ खेली गई 2 मैचों की सीरीज को अपने नाम कर लिया है। पहले मैच में भारत ने जर्मनी को उसी के घर में 6-1 के बड़े अंतर से शिकस्त दी थी। वही दूसरा मैच 1-1 से ड्रा रहा। भारतीय टीम यूरोप दौरे के अंतिम चरण में बेल्जियम से खेलेगी। भारत और जर्मनी के बीच टूर के दौरान खेला गया दूसरा मैच दोनों देशों के बीच खेला गया कुल 100वां मुकाबला था। भारतीय टीम अब तक 6 देशों के खिलाफ 100 से अधिक मुकाबले खेल चुकी है। ISSF वर्ल्ड कप महिला टीम ने शॉटगन में जीता सिल्वर मेडल। भारत की कीर्ति मनीषा कुमारी और राजेश्वरी कुमारी ने ट्रैप टीम इवेंट में मिस्र के काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF शॉटगन विश्व कप में रजत पदक जीत लिया है। भारत ने इस तरह प्रतियोगिता का समापन 2 पदकों के साथ किया। भारत की पुरुष स्कीट टीम ने इससे पहले कांस्य पदक जीता था। भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक मुकाबले में रूस के खिलाफ 0-4 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए 4-4 से बराबरी हासिल की।
लेकिन 15 शॉट की अंतिम सीरीज में वे अपनी तय लय बरकरार नहीं रख पाई और टीम को 6-4 से हार कर रजत से संतोष करना पड़ा। वहीं भारतीय पुरुष ट्रैप टीम इस प्रतियोगिता में 6वें स्थान पर रही। भारतीय पुरुष स्कीम टीम ने कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष निशानेबाजी स्केट टीम ने मिस्र में ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन स्टेज में कजाकिस्तान की टीम को 6-2 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया है। भारत के मेराज अहमद खान, अंगदवीर सिंह बाजवा और गुरजोत खान गोरा ने 25-25 बार निशाना लगाकर 491 का स्कोर बनाया और कांस्य पदक हासिल किया। मूल रूप से आपको यह याद रखना है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। भारतीय टीम प्रतियोगिता के फाइनल में भी जगह बना लेती, लेकिन उसे शूट आउट में रूस के हाथों 6-5 से हार का सामना करना पड़ा। रूस ने चेक गणराज्य को 6-0 से हराकर इस स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में बता दें कि भारत की महिला निशानेबाजी टीम को कांस्य पदक मुकाबले में कजाकिस्तान की टीम के हाथों 4-6 के स्कोर से हार का सामना करना पड़ा। यूक्रेन रेसलिंग टूर्नामेंट, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन को हराकर विनेश ने जीता स्वर्ण पदक। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कोरोना के बाद गोल्डन वापसी की है। 1 साल बाद रिंग में उतरी विनेश ने यूक्रेन की राजधानी कीव में आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स और कोचेज मेमोरियल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। विनेश फोगाट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की इकलौती महिला रेसलर है। विनेश ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 और 18 में 2 और एशियन गेम्स में, जो कि 2018 में हुआ, उसमें 1 गोल्ड जीता है। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस खेल में आई रुकावट के बाद विनेश का यह पहला मुकाबला था। विनय कुमार और यूसुफ पठान ने संन्यास का ऐलान किया। भारतीय टीम की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके विनय कुमार और यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। यूसुफ 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। यूसुफ ने अपने इंटरनेशनल करियर का डेब्यू 2007 में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से किया था। यूसुफ भारत के लिए 57 वनडे और 22 T20 खेल चुके हैं। वही विनय कुमार ने 2010 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में श्रीलंका के खिलाफ T20 मैच से अपने इंटरनेशनल करियर का डेब्यू किया था। विनय कुमार ने भारत की ओर से 1 टेस्ट, 31 वनडे और 9 T20 मैच खेले हैं। भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को 6-1 से हराया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लगभग 1 साल बाद जीत के साथ वापसी की है। यूरोप टूर में गई भारतीय टीम ने जर्मनी के खिलाफ खेली गई 2 मैचों की सीरीज को अपने नाम किया है। पहले मैच में भारत ने जर्मनी को उसी के घर में 6-1 के बड़े अंतर से शिकस्त दी। वही दूसरा मैच 1-1 से ड्रा रहा। भारतीय टीम यूरोप दौरे के अंतिम चरण में बेल्जियम से खेलेगी। पहले मैच में नीलकांत शर्मा ने 13वें मिनट में पहला गोल दागा था। इसके बाद विवेक के लगातार 2 गोल के बाद भारतीय टीम ने 3-1 से बढ़त बना ली थी। इसके बाद ललित कुमार ने 41वें मिनट, अक्षदीप सिंह ने 42वें मिनट और हरमनप्रीत सिंह ने 47वें मिनट में गोल दागकर जीत पक्की की। भारत और जर्मनी के बीच टूर के दौरान खेला गया दूसरा मैच दोनों देशों के बीच खेला गया कुल 100वां मुकाबला था। भारतीय टीम अब तक 6 देशों के खिलाफ 100 से अधिक मुकाबले खेल चुकी है। अब हम देखेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी कंपटीशन एग्जाम के लिहाज से। सामयिकी की कर्मचारियों को राहत, पीएफ की ब्याज दरें नहीं घटी। पीएफ के दायरे में आने वाले 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए यह राहत भरी खबर है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। साल 2019-20 की तरह 8.5% की दर से ब्याज मिलता रहेगा। पहले आशंका जताई जा रही थी कि पीएफ पर ब्याज दरें घटा दी जाएगी, लेकिन ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मीटिंग में ब्याज करों को बरकरार रखने का फैसला किया गया। ज्ञात रहे कि पिछले साल मार्च में पीएफ पर ब्याज दर 7 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई थी। साल 2018-19 में यह 8.65% थी। कतर, इसने श्रम कानूनों में बदलाव किया है। 3 बार से ज़्यादा नौकरी नहीं बदल सकेंगे। अब प्रवासी मजदूर कॉन्ट्रैक्ट को वीज़ा से जोड़ना अनिवार्य होगा। पिछले साल किए गए श्रमिक सुधार को निष्क्रिय माना जाएगा। चीन बना रहा है भूमिगत मिसाइलें। अमेरिका के एक विशेषज्ञ और फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट हैंस क्रिस्टेसन ने कहा कि चीन संभवतः 16 नई भूमिगत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के निर्माण में जुटा है। हैंस ने चीनी मिसाइल प्रक्षेपण क्षेत्र में हालिया निर्माण से जुड़े सैटेलाइट चित्रों के विश्लेषण के आधार पर यह दावा किया है।
हैंस लंबे समय से अमेरिका में रूस और चीन की परमाणु ताकत पर नजर रख रहा है। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि चीन भूमिगत मिसाइलों से नई परमाणु मिसाइलों के प्रक्षेपण की क्षमता विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। इसका मकसद परमाणु हमला होने की सूरत में फौरन जवाबी कार्रवाई करने की अपनी क्षमता में सुधार लाना है। सऊदी अरब ने हौती विद्रोह के हमलों को विफल किया। सऊदी अरब की वायु रक्षा प्रणाली ने हौती विद्रोह के कई हमलों को विफल कर दिया है। यह जानकारी अल अरबिया न्यूज़ चैनल ने अपनी रिपोर्ट में दी है। PSLV C-51 19 उपग्रहों के साथ सफलतापूर्वक इसने उड़ान भरी है। भारत के PSLV C-51 के साथ 19 उपग्रहों ने सफलतापूर्वक श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी। इसरो का यह इस साल का पहला मिशन है। PSLV C-51 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी और 17 मिनट बाद ही प्राथमिक पेलोड को कक्षा में स्थापित किया और 1.5 घंटे के भीतर अन्य उपग्रहों को भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर दिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष हैं के सिवान। इन्होंने मिशन के सफल होने की घोषणा की। इसरो द्वारा प्रक्षेपित 19 उपग्रहों में चेन्नई की स्पेस किड्स इंडिया का उपग्रह भी शामिल है, जिस पर प्रधानमंत्री श्री मोदी की तस्वीर उकेरी गई थी। स्पेस किड्स इंडिया SKI का सतीश धवन उपग्रह सुरक्षित डिजिटल कार्ड प्रारूप में भगवत गीता को भी अपने साथ लेकर गया है। PSLV C-51 के जरिए अमेजोनिया फर्स्ट का भी प्रक्षेपण किया गया। अमेजोनिया फर्स्ट 4 साल तक सेवा देने वाला ब्राजील निर्मित भू अवलोकन उपग्रह है, जिसका उद्देश्य अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी करना और ब्राजील में कृषि क्षेत्र से संबंधित अलग अलग विश्लेषणों के लिए यूजर्स को रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करना है। PSLV C-51 की बात करें तो 44.4 मीटर लंबा है। 637 किलोग्राम का अमेजोनिया फर्स्ट ब्राजील का पहला उपग्रह है जिसे भारत ने प्रक्षेपित किया है। अब तक इसरो ने 342 विदेशी उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। इंडोनेशिया में सिनाबंग ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा प्रांत में स्थित माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हो गया है। सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रश्न यहाँ से यह बन सकता है कि हाल ही में किस क्षेत्र में सिनाबंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, तो इंडोनेशिया क्षेत्र में यह विस्फोट हुआ है। याद रखिएगा, इंडोनेशिया जो है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है। एक जानकारी के अनुसार इंडोनेशिया में तकरीबन 130 ज्वालामुखी सक्रिय है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। यूक्रेन को अमेरिका देगा $125 मिलियन की रक्षा सहायता राशि। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। इस सहायता के तहत यूक्रेनी जल क्षेत्र की रक्षा में मदद के लिए उसे हथियारों से लैस 2 गश्ती नौकाएं भी दी गई हैं। पेंटागन, जो कि अमेरिका का रक्षा विभाग है, इसके अनुसार 2021 वित्त वर्ष के लिए संसद ने जिस शेष 15 करोड़ सैन्य सहायता की मंजूरी दी है, वह सहायता तब तक मुहैया नहीं कराई जाएगी जब तक यूक्रेन रक्षा सुधारों में प्रगति रिपोर्ट नहीं दिखाता है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए 329 दावेदार। नॉर्वे की नोबेल समिति ने कहा है कि 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए 1 फरवरी तक तकरीबन 329 उम्मीदवारों को नामित किया गया है। इनमें 234 व्यक्ति और 95 संगठन या संस्था शामिल है। समिति ने कहा कि अब तक यह तीसरी सर्वाधिक संख्या है। इससे पहले 2016 में 376 उम्मीदवार थे। 2021 के उम्मीदवारों में बेलारूस की निर्वासित विपक्षी नेता स्वेतलाना तिखनोस्कया और बेलारूस के लोकतंत्र समर्थक दो कार्यकर्ता, रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवलेनी, ग्रेटा थेनबर्ग, व्हाइट हाउस के पूर्व सलाहकार जे कुशनर और अबी बर्कोविच शामिल हैं। म्यांमार सरकार ने UN राजदूत को हटाया। म्यांमार में पिछले दिनों हुए तख्ता पलट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। इस बीच म्यांमार के सैन्य शासकों ने संयुक्त राष्ट्र में म्यांमार के राजदूत को अपने पद से हटा दिया है। राजदूत क्योमो तुन ने एक दिन पहले ही सेना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में भाषण दिया था। उन्होंने भाषण में कहा था कि किसी भी देश को सैन्य शासन का सहयोग नहीं करना चाहिए जब तक कि वह लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को वापस सत्ता न सौंप दे। रक्षा क्षेत्र में श्रीलंका भारत के लिए प्राथमिकता वाला साझेदार। भारत ने रक्षा क्षेत्र में श्रीलंका को अपना प्रथम प्राथमिकता वाला साझेदार बताया है। 2 मार्च को मनाए गए श्रीलंका एयरफोर्स के स्थापना वर्ष के समारोह के दौरान भारतीय उच्चायोग ने यह बात कही।
श्रीलंका एयरफोर्स के 70वें स्थापना वर्ष पर भारतीय वायुसेना और नौसेना के विमानों और कर्मियों की भागीदारी दोनों देशों की सेनाओं के बीच बढ़ते सहयोग, सौहार्द और मित्रता का परिचायक है। उच्चायोग ने कहा कि हाल ही में त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग वार्ता में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने श्रीलंका के नेतृत्व के समक्ष रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दोहराया था। मेरीटाइम इंडिया समिट 2021, भारत का लक्ष्य 2030 तक 23 जल मार्गों का संचालन करना है। यह बात कही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। इस आर्टिकल को आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर खासतौर पर स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स पर जुड़े हो उनको जरूर शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं या सुझाव हो तो बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।